वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे और आज के एपिसोड में हम चैप्टर 2 को पढ़ेंगे BSA के। ठीक है, तो पहले हमने प्रिलिमिनरी डिस्कस किया था कि प्रिलिमिनरी चेंजेस क्या हैं। ऑन द फेस ऑफ इट इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कैसे डिफरेंट है। आज हम थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स का जो चैप्टर है या जो पार्ट है उसमें किस तरह से चेंजेस लाए गए हैं नए लॉ में BSA में। लेट्स स्टार्ट दैट। तो चैप्टर 1 एंड 2 जो था वो अब सिर्फ चैप्टर 2 है। जो सेक्शंस 5 to 16 हुआ करते थे वो अब 3 से लेकर 50 तक हो गए हैं। ठीक है, ये सबसे पहला चेंज है। दूसरा, सेक्शंस को कंसोलिडेट करने का अटेम्प्ट हुआ है। सेक्शन 24, 28, 29। 24 used to talk about confessions that were made by or under the inducement, threat और promise। तो बेसिकली अगर एक कन्फेशन को एक्सट्रैक्ट किया गया है उसे इंड्यूस करके या फिर उसे थ्रेट करके उस आदमी को जो कन्फेस कर रहा है या फिर उसे किसी तरह का प्रॉमिस करके अगर कन्फेशन को एक्सट्रैक्ट किया गया है तो वो कन्फेशन इंडियन एविडेंस एक्ट रेलेवेंट डीम नहीं करता। ठीक है, तो तुमने झूठ बोल के आदमी को डरा के धमका के उसे प्रोवोक करके इंड्यूस करके अगर किसी तरह से कन्फेशन निकलवा लिया तो इंडियन एविडेंस एक्ट उसे कन्फेशन नहीं मानेगा, उसे एज एन एविडेंस कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है, ये था सेक्शन 24। सेक्शन 28 जो था वो ये कहता था कि अगर वही एलिमेंट्स जो 24 में कन्फेशन को इरेलेवेंट कर देते हैं, इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस, उन एलिमेंट्स को अगर निकाल दिया जाता है और उनके निकालने के बाद, कंप्लीटली निकालने के बाद कन्फेशन अनअडल्टरेटेड हो जाता है और उसमें एक वॉलंटरीनेस दिखाई देने लगती है तो उस कन्फेशन को कोर्ट एडमिट कर लेगा। So basically a confession which was originally made under or caused by an inducement, threat or promise is now free of all those elements or impurities of inducement, threat and promise। मतलब उस आदमी के सामने सब कुछ बिल्कुल प्रत्यक्ष है, उससे कुछ छुपाया नहीं गया है, उसे डराया धमकाया नहीं गया है, उसको सेफ कर दिया गया है, उसे सच बता दिया गया है, कुछ इंड्यूसमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। All the adulterating elements have completely been removed in the eyes of court और कोर्ट के ओपिनियन में अब ये जो कन्फेशन है ये प्योर हो चुका है तो उस कन्फेशन को कोर्ट एज एविडेंस एडमिट कर लेता है। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 28 में। सेक्शन 29 कहता है कि अगर कन्फेशन जो है वो अदरवाइज रेलेवेंट है, मतलब यही 24 और 28 के प्रिंसिपल्स पे खरा उतर रहा है, थ्रेटन नहीं किया गया, उस आदमी को इंड्यूस नहीं किया गया या फिर उसे कोई प्रॉमिस नहीं दिया गया है, लेकिन उसमें बाकी टेक्निकलिटीज हैं, जैसे उसे सीक्रेसी के प्रॉमिस में कन्फेस करा लिया कि अरे अरे तुम मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगेन ये डिसीव करके उसे कन्फेस करवा लिया गया, मतलब उसे कुछ झूठ बोल दिया, उसे धोखा दे दिया या कुछ भी तरह से अंडर अ सर्टेन डिसेप्शन और अ लाई और अ पुटोर उसे कन्फेस करा लिया। Now mind you, all these tricks have not been really incorporated by a police official। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली है कि सेक्शन 29 पुलिस ऑफिसर की बात नहीं कर रहा है। सो अ पर्सन who extracts confession under the promise of secrecy etc, वो अगर पुलिस ऑफिसर है तो कन्फेशन एनीवे इरेलेवेंट ही रहता है। पता है आपको, कन्फेशन पुलिस ऑफिसर के सामने किसी भी तरह से किया हो, वॉलंटरली और इनवॉलंटरली, वुड बी इरेलेवेंट। ठीक है, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पुलिस पर्सन, वी आर टॉकिंग अबाउट एनी अदर पर्सन, वो कोई भी और हो सकता है। ठीक है, तो उसने प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी में कन्फेशन एक्सट्रैक्ट करवा लिया है या फिर डिसेप्शन से कन्फेशन को एक्सट्रैक्ट कर लिया है या फिर उस आदमी ने शराब पी रखी थी और शराब के नशे में उसके मुंह से सच निकल गया या फिर क्वेश्चंस को आंसर करते वक्त वो सच बोल बैठा इत्तेफाक से या गलती से, या फिर कन्फेशन उसने बिना वार्निंग के, मतलब उसे आफ्टर मैथ का अंदाजा नहीं था, उसे कोई वार्निंग नहीं दी गई और उसने कन्फेस कर ली अपनी गिल्ट। तो इन सारी सिचुएशंस में अगर कन्फेशन हुआ है और बाकी कोई और फैक्टर उसे अफेक्ट नहीं कर रहा,
कोई थ्रेट नहीं है, कुछ पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट नहीं है, तो confession, if you know, is otherwise relevant because it fulfills the other criteria which is strictly prohibited by the Indian Evidence Act, but it is still, you know, a person is rather tricked into confessing his guilt. तो 24 में तो इट्स अबाउट, यू नो, पर्सन इज मेड टू कन्फेस, उसे बुलवाया गया है जबरदस्ती, उसे डरा के, धमका के, इंड्यूस करके, एटसेट्रा. लेकिन 29 इज मोर लाइक अ कोइंसिडेंस और यू नो इत्तेफाक से या गलती से मुंह से निकल गया. तो इस सिचुएशन में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पीस ऑफ एविडेंस को कोर्ट रिजेक्ट नहीं करता. सोचने वाली बात है, एक आदमी अगर कन्फेस कर रहा है तो वो गिल्टी है. द पर्सन कन्फेसिंग एट द एंड ऑफ द डे इज द क्रिमिनल और उसका पकड़ा जाना जरूरी है. तो अगर किसी टेक्निकलिटी की वजह से उसके कन्फेशन को थोड़ा सा, उसके कन्फेशन के अंदर वॉलंटरी एलिमेंट जो है वो अफेक्ट हो रहा है, तो बस इस वजह से कन्फेशन को डिनाई नहीं करते. ही इज अ क्रिमिनल. Justice is anyway a necessary step to be gained in the entire criminal proceeding. तो क्रिमिनल को अब इतना भी तुम लीवे नहीं दे दोगे कि बिल्कुल ही छोड़ दो, उसके मुंह से जो भी निकल रहा है उसे एडमिट ना करो. ठीक है, तो इन सारी सिचुएशंस में 29 जो है वो कहता है कि दैट इफ द कन्फेशन इज अदरवाइज रेलेवेंट बट इज अफेक्टेड बाय दीज फैक्टर्स जो कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, तो कन्फेशन को रेलेवेंट फिर भी मान लिया जाएगा. ठीक है, अब ये तीनों अलग अलग सेक्शंस थे जो कन्फेशन में कुछ इम्प्योरिटी से रिलेटेड बात करते थे और कन्फेशन को उस बेसिस पर रेलेवेंट या इररेलेवेंट डिक्लेयर कर रहे थे. इन सेक्शंस को अमेलगेमेट करके एक सिंगल सेक्शन बना दिया है, सेक्शन 22. तो 22 की जो मेन बॉडी है वो 24 के कंसेप्ट को इनकॉर्पोरेट करती है. द सेम थिंग, सेम डेफिनेशन, सेम एवरीथिंग. 22 में दो प्रोवाइजोस को ऐड किया गया है. फर्स्ट प्रोवाइजो इनकॉर्पोरेट्स द प्रिंसिपल दैट इज लेड डाउन इन सेक्शन 28 एंड द सेकंड वन इनकॉर्पोरेट्स द प्रिंसिपल दैट इज लेड डाउन इन 29. The section, the meaning, the entire agenda, context, everything remains exactly the same. Definition को, wordings को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, बस तीन को मिला के एक सिंगल सेक्शन बना दिया. ठीक है, यही चेंज है सिर्फ. उसके बाद आते हैं सेक्शन 25, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड. पुलिस ऑफिसर के सामने किया गया कन्फेशन रेलेवेंट होता ही नहीं है. इंडियन एविडेंस एक्ट से कंप्लीटली रिजेक्ट कर देती है. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि कंसोलिडेशन का अटेम्प्ट काफी रिगोरसली किया है बीएसए में, बहुत सारे सेक्शंस को एक ही सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि अलग अलग सेक्शन की जरूरत नहीं थी. वाकई क्लॉजेस ऐड करके एक सिंगल सेक्शन बनाया जा सकता था. तो दिस इज डन. 25 अब जो है the same principle that is there in section 25, the irrelevancy of confession made to or in front of a police officer. और इसका मेजर एजेंडा ये था कि भाई पुलिस ऑफिसर्स के सामने अगर कन्फेशन को आप एडमिसिबल बना देते हैं तो पुलिस किसी भी हद तक जा सकती है कन्फेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. और ये हमारे क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का जो फाउंडिंग प्रिंसिपल है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, उसे वायलेट करेगा क्योंकि कन्फेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो कुछ भी करेंगे, टॉर्चर करेंगे, क्रूअल हो जाएंगे. दे वुड रिजॉर्ट टू एनी मींस पॉसिबल जस्ट टू मेक श्योर दैट द पर्सन एडमिट्स टू द क्राइम. क्योंकि अगर इतनी प्रिलिमिनरी स्टेज में, इतनी इनिशियल स्टेज में ही आदमी अपनी गिल्ट को एक्सेप्ट कर लेता है तो केस बहुत आगे तक नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा साल बच जाएंगे जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को डिस्पोज होते होते लग जाते हैं. पुलिस का भी काम आसान हो जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए इस पोटेंशियल मिसयूज को कंप्लीटली प्रिवेंट कर देने के लिए सेक्शन 25 को क्रिएट किया गया था. अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है उसको भी सेक्शन 25 केटर करता है. हालांकि आया पहले था, कॉलोनियल पीरियड में आया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स 21, 22 एंड 23 in a way are manifesting exactly what 25 was created for. ठीक है, तो इन सारे sections को they're read together. The article 21, 22, 23 is kind of read with 25 to make sure that a person is not tortured or punished before even his guilt is proved, right? The same principle, like I said, is incorporated in section 23 clause 1. ठीक है, सेक्शन 23 क्लॉज 1 एक्सप्रेसली प्रिवेंट्स द एडमिशन और द एडमिसिबिलिटी और अफेक्ट्स द एडमिसिबिलिटी ऑफ कन्फेशंस मेड इन फ्रंट ऑफ अ पुलिस ऑफिसर.
ठीक है, तो वो कन्फेशंस जो पुलिस ऑफिसर के सामने किए गए हैं वो एडमिसिबल नहीं है। सेक्शन 23 क्लॉज 1 यही बात कर रहा है। सेक्शन 26 confession by an accused while in the custody of the police not to be proved unless in the immediate presence of a magistrate। तो पुलिस दो तरह से प्रेजेंट हो सकती है। एक आदमी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, मतलब पुलिस उसे डायरेक्टली पूछ रही है, या फिर वो कस्टडी में है। ठीक है, पुलिस के सुपरविजन में है, मॉनिटरिंग में, दैट इज व्हाट कस्टडी इज। तो कस्टडी में आदमी कन्फेस करे या पुलिस के सामने कन्फेस करे, फर्क नहीं पड़ता, वो कन्फेशन रेलेवेंट होगा ही नहीं। सेक्शन 26 जो है वो एक प्रोवाइसो की तरह एक्ट करता है कि पुलिस के सामने कन्फेशन रेलेवेंट तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन अगर पुलिस के साथ साथ मैजिस्ट्रेट भी प्रेजेंट है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और पुलिस के और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट दोनों के सामने कन्फेशन किया गया है, तो वो रेलेवेंट है। एविडेंस एक्ट उसे रेलेवेंट डिक्लेयर कर देती है। ठीक है, और इसे जो सेक्शन 164 सीआरपीसी का हुआ करता था, ये और दोनों सेक्शंस है, दे आर टू बी रेड टुगेदर। So confessions are definitely relevant if made in front of a judicial magistrate, even if a police officer is present. Got it? अकेले पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन रेलेवेंट नहीं है, लेकिन अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी प्रेजेंट था तो वो कन्फेशन इरेलेवेंट नहीं होगा, उसे एडमिट कर लिया जाएगा। The same thing is talked about under section 23 clause 2. Same thing, exactly the same thing. कुछ चेंज नहीं, कुछ अलग नहीं, है ना। तो 25 जो था वो 23 क्लॉज 1 है, 26 जो था वो 23 क्लॉज 2 है। अब और क्या चेंज है? 27 डिस्कवरी। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। अब पूरे की पूरी जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उसमें आप देख रहे हैं कि आदमी का कन्फेशन रेलेवेंट नहीं होता पुलिस के सामने, और कन्फेशन के ना बहुत सारे पार्ट्स, तो उसके कुछ नुआंस, जैसे कि मैंने बताया आपको सेक्शन 29 के हिसाब से कि भाई आप एक क्रिमिनल को कितना लीवे प्रोवाइड कर सकते हैं। आखिर आपका जो एजेंडा है वो उसी को तो सजा दिलाना था। तो अगर कोई पीस ऑफ एविडेंस उसकी सजा की तरफ लेकर जा रहा है उसे, और जस्टिस की तरफ ले जा रहा है आपको, तो आप उस एविडेंस को ऐसे ही सुपरफिशियल बेसिस पे डिनाई थोड़ी करेंगे। ठीक है, लेकिन भाई कि भाई फाउंडिंग प्रिंसिपल का ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट को केटर करना है, इसलिए पुलिस के सामने कन्फेशन तो खैर रेलेवेंट है ही नहीं। लेकिन 27 एक तरह का प्रोवाइजो इंट्रोड्यूस करता है कि हाँ, कन्फेशन रेलेवेंट नहीं है, लेकिन कन्फेशन का एक दूसरा पार्ट रेलेवेंट बनाया जा सकता है। मतलब जैसे एक आदमी है, वो कहता है हाँ मैंने मर्डर किया, तो ये हाँ मैंने मर्डर किया रेलेवेंट नहीं है। मैंने उसका खून किया, चाकू से खून किया, चाकू मैंने अपने घर के पीछे जो मंदिर है उसके पीछे जो आंगन है उसमें दबा दिया और उसके ऊपर एक पत्थर रख दिया। ठीक है, तो हाँ मैंने मर्डर किया बिल्कुल रेलेवेंट नहीं माना जाएगा, लेकिन मर्डर उसने कैसे किया, उसने मर्डर करने के लिए क्या वेपन इस्तेमाल किए, और उन वेपन्स को उसने कहाँ छुपाया, ये रेलेवेंट मान लिया जाएगा। उसका ये स्टेटमेंट जो है वो एक ऐसे फैक्ट की डिस्कवरी तक लेकर जा रहा है जिसकी डिस्कवरी पर एविडेंस जो गिल्ट का जो प्रूफ है वो काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग जिस वजह से इनिशिएट की गई थी उनका जो प्रॉपर पर्पस है वो फुलफिल हो जाता है, इसीलिए डिस्कवरी स्टेटमेंट्स को रेलेवेंट मान लिया जाता है। तो पूरी कन्फेशन में I did it is not relevant, but how I did it is made to be relevant by section 27. तो एक आदमी अगर आपको तरीका बता देता है अपने क्राइम के कमीशन का, तो वो तरीका आप यूज कर सकते हैं एज एविडेंस, और वो तरीका आपको और मेजर सिग्निफिकेंट एविडेंसेस की तरफ अगर ले गया है तो वो एविडेंसेस कोर्ट में एडमिसिबल होंगे, भले ही वो पुलिस के सामने कन्फेस किए गए थे। ठीक है, सो दिस पार्ट ऑफ कन्फेशन इज डीम्ड रेलेवेंट बाय सेक्शन 27। अब ये सेक्शन 27 इंडिपेंडेंट नहीं है, ये सेक्शन 23 क्लॉज 2 का प्रोवाइजो है। अगर इसको
एक जनरल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से आपने पढ़ा हो तो आपको पढ़ाया भी यही गया होगा कि 27 इज काइंड ऑफ लाइक अ प्रोवाइजो टू सेक्शन 25. ठीक है, तो ये प्रोवाइजो की तरह ही था, अब इसको एक्चुअल प्रोवाइजो ही बना दिया गया है इंस्टेड ऑफ गिविंग इट अ सेक्शन सेपरेट सेक्शन नंबर. ओके, द प्रिंसिपल, द कॉन्टेक्स्ट, द मीनिंग इंटायरली रिमेन्स द सेम. अब हम आ जाते हैं सेक्शन 30 और 32 पे. Section 30, consideration of proved confession affecting person making it and others jointly under trial for the same offense. It talked about the confessions or statements made in a trial जो कि multiple लोगों का हो रहा है. So basically if a person is confessing his guilt and while confessing his guilt he tells और confesses guilt of everybody else also. जैसे multiple लोगों का एक joint trial है जिसमें बहुत सारे लोग accused हैं और एक आदमी कन्फेस कर देता है. ठीक है, और वो कन्फेशन सिर्फ उसी को अफेक्ट नहीं कर रहा है, वो उन सारे लोगों को अफेक्ट कर रहा है जो उस ट्रायल में अक्यूज्ड थे. तो कोर्ट इस कन्फेशन को एडमिसिबल मान सकता है. ये कोर्ट के डिस्क्रेशन पे छोड़ दिया जाता है कि वो कन्फेशन के किस पार्ट को एडमिट करते हैं, उस पार्ट को जो उसे गिल्टी डिक्लेयर कर रहा है या फिर उन सारे पार्ट को जो बाकी सबको भी गिल्टी डिक्लेयर कर रहा है. सो दिस इज लेफ्ट एट कोर्ट्स डिस्क्रेशन एज टू विच पार्ट ऑफ दैट कन्फेशन आर दे गोइंग टू एडमिट. लेकिन ये पूरी तरह से मतलब इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ कंक्लूसिव पीस ऑफ एविडेंस, मीनिंग देयर बाय कि अगर वो आदमी अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी इम्प्लीकेट करता है तो उस इम्प्लीकेशन में कोरॉबरेशन की जरूरत पड़ती है. मतलब court would still try to corroborate this confession with other evidences to make sure कि हाँ बाकी लोग उतने ही इन्वॉल्व थे और उसी तरह से इन्वॉल्व थे जैसा कि इस आदमी ने बताया. ठीक है, तो ये था सेक्शन 30. सेक्शन 32 डाइंग डिक्लेरेशन. डाइंग डिक्लेरेशन आप सबको पता ही है, a statement made by a person who is either dead or is unavailable to confirm or corroborate it. तो अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है लेकिन उस एविडेंस को कोरॉबोरेट करने के लिए वो आदमी जिसने वो स्टेटमेंट दिया था या एविडेंस दिया था अवेलेबल नहीं है, मर चुका है या गायब है, तो उस एविडेंस को डिनाई नहीं करते, एक्सेप्ट कर लेते हैं. डाइंग डिक्लेरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट एविडेंस माना जाता है ऑन द थियोरी कि अ पर्सन हु इज अबाउट टू डाई वुड नॉट लाई. ठीक है, तो एक आदमी जो मरने वाला है वो मरने से पहले झूठ नहीं बोलेगा. तो 32 में कुछ 8 पॉइंट्स थे ए से लेकर एच तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो देयर वर 8 क्लॉजेस, राइट. अब नए में एच है, एविडेंस में तो 1 2 3 था. ठीक है, तो 8 कुछ क्लॉजेस थे जहां पे अ पर्सन हु टॉक्स और मेक्स अ स्टेटमेंट एज टू हिज डेथ कि भाई अगर वो कुछ बयान दे रहा है और वो बयान उसकी हालत को डिटेल में बता रहे हैं कि उसकी ये हालत किसने की और किस तरह से की, तो जो भी कुछ वो बोल रहा है वो रेलेवेंट होगा और उसे सच मान लिया जाएगा. इफ ही डाइज, अगर वो बच जाता है तो उसका ऑफ कोर्स जो उसकी टेस्टिमनी है उसे कोरॉबोरेट करने के लिए एविडेंसेस चाहिए होंगे, वो कॉन्ट्रडिक्ट भी की जा सकती है इफ पॉसिबल. बट अ पर्सन हैज टू बी डेड ऑब्वियसली फॉर हिज डिक्लेरेशन टू बिकम अ डाइंग डिक्लेरेशन, राइट. सो दिस इज व्हाट डाइंग डिक्लेरेशन वाज. बाकी जो 32 में जो बाकी के 8 क्लॉजेस थे वो उसी तरह से अभी भी अवेलेबल हैं. स्टेटमेंट्स एज टू यू नो द कोर्स ऑफ बिजनेस और पब्लिक फैक्ट से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट है या फिर ऑर्डिनरी बिजनेस से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दिया गया है. बहुत सारे मतलब 32 वाज डिवर्स. इट वाज नॉट जस्ट a dying declaration or a declaration made as to the reason of death maybe, but it was multiple facets of a person making statements right before his death. ठीक है, तो वो बुक्स की एंट्रीज हो सकती थी या फिर स्टेटमेंट अगेंस्ट फाइनेंशियल और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट व्हिच वाज ओरिजिनली सेक्शन आई थिंक 32 clause 3, and then a statement relating to a public right or a custom or a statement relating to family affairs. So all those जितने भी वो declarations थे जिसको 32 लिस्ट करता था वो अभी भी वैसे ही हैं, exactly the same, वही terminology, वही language, but instead of being in section 32 now they are in section 26. ठीक है, तो नया सेक्शन याद करना पड़ेगा. Okay. Now we have section 37, relevancy of statements as to
the fact of public nature contained in certain acts or notification. तो कई बार किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट के डिटर्मिनेशन के लिए कोर्ट को they have to resort to what should we say, an official act or a notification. So if it is a fact relating to a public, or if it is a statement relating to a public fact, और उसके क्लैरिफिकेशन के लिए जरूरी है कि कोर्ट गवर्नमेंट के इशू नोटिफिकेशंस, ऑर्डर्स और लॉज को कंसिडर करे, तो वो कर सकता है इफ देयर इज अ फैक्ट दैट प्रोवाइड्स क्लैरिटी एंड इट इज कंटेन्ड इन वन ऑफ दोज एक्ट्स और नोटिफिकेशंस. अब सेक्शन 37 में जो नोटिफिकेशंस और जिन ऑर्डर्स की बात की जा रही थी वो कॉलोनियल एरा के भी थे, जैसे पार्लियामेंट, यूके की पार्लियामेंट, हर मैजेस्टीज डोमिनियन, फॉरेन कंट्री एटसेट्रा. ये सारे के सारे रिडंडेंट वर्ड्स जो कि प्रिलिमिनरी में ही रिमूव किए जा चुके हैं वो सब सेक्शन 37 में थे, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे कोर्ट जो भी डील करेगा वो इन्हीं देश के नोटिफिकेशन और एक्ट्स को लेकर ही करेगा. इफ there is a determination that is needed on a public fact, they would obviously resort to something which is either declared or written by the Parliament of UK, because it was a colonial era. We were ruled by British. तो अब 37 का जो नया फॉर्म है which is now section 31 does not contain all those words. तो वो यूके पार्लियामेंट, हर मैजेस्टीज डोमिनियन, फॉरेन कंट्री एटसेट्रा, जो जितने भी वर्ड्स थे वो सब रिमूव किए जा चुके हैं. अब पब्लिक फैक्ट पे अगर डिटर्मिनेशन के लिए कोई भी फैक्ट चाहिए, उसके लिए if a court has to resort to an act or a notification, it can only be a central act or a notification or a state government's act or a notification. That is it. ठीक है, तो this is the change of course. फिर हम आते हैं सेक्शन 38 पे, जहां पे किसी पर्टिकुलर लीगल पॉइंट पे अगर क्लैरिटी चाहिए तो लॉ कोर्ट्स would have resorted to the books that were printed under the authority of the government. राइट तो अगर इफ देयर इज अ पॉइंट रिलेटिंग टू एनी, कोई वो फॉरेन लॉ हो सकता है, इंडियन लॉ हो सकता है, राइट तो इस सिचुएशन में अगर किसी लॉ बुक को लेकर या किसी लीगल स्टेटमेंट को लेकर क्लैरिटी चाहिए तो कोर्ट उस बुक को रेफर कर सकता है जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी में पब्लिश की गई है. दिस सेक्शन इज नाउ सेक्शन 32 विद अ स्लाइट चेंज. अब उन बुक्स का जो फॉर्मेट है वो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल भी हो सकता है. ओरिजिनली एविडेंस एक्ट में वो बस प्रॉपर एक्ट्स और नोटिफिकेशंस हो सकती थी, वहीं जो प्रॉपर गजेट पे छापी गई हैं फिजिकल फॉर्मेट में. लेकिन अगर उनका इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्मेट अवेलेबल है तो कोर्ट कैन कंसिडर दैट ऑल्सो. उससे भी क्लैरिटी ली जा सकती है और उसके दिए गए फैक्ट को भी रेलेवेंट माना जाएगा. ठीक है, सो दिस इज अ चेंज ऑब्वियसली, क्योंकि नए जो मॉडर्नाइजेशन है उसके हिसाब से चेंज करना था एविडेंस लॉ को, तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जहां पे भी जिस भी तरह से यूज हो रहा है वो हर सेक्शन में इनकॉर्पोरेट किया गया. फिर हम आ जाते हैं आखिरी चेंज जो इस चैप्टर में किया गया है, सेक्शन 45 विच वाज ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स. अगर किसी एक पर्टिकुलर स्पेशल पॉइंट पे एक स्पेशल नॉलेज वाले आदमी की मदद चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कोई आर्ट, साइंस, फिंगरप्रिंट, इसमें खुद ही दे रखा है फिंगर इम्प्रेशन, साइंस, फॉरेन लॉ, आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग, या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसके लिए स्पेशल नॉलेज की जरूरत है, तो कोर्ट उस आदमी को बुला सकता है जिसके पास वो स्पेशल नॉलेज है और उससे ओपिनियन ले सकता है. उसके ओपिनियन को कंसिडर करना या ना करना अगेन कोर्ट की मर्जी है, लेकिन कोर्ट उन स्पेशल नॉलेज वाले लोगों को बुला सकता है कंसिडरेशन के लिए, ओपिनियन के लिए या फिर हेल्प के लिए, एडवाइस के लिए. तो दिस वाज ऑल कंटेन्ड इन सेक्शन 45. ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स आर रेलेवेंट, राइट, सो द कोर्ट मे डिसाइड वेदर और नॉट टू टेक into consideration those opinions, but the Indian Evidence Act provided कि आप एक्सपर्ट का ओपिनियन ले सकते हो. ऑब्वियसली अब लेट्स से किसी फॉरेन लॉ पर किसी की बात हो रही है, किसी साइंस की चीज पर कोई बात हो रही है, तो अब जज जो है उसको हो सकता है नॉलेज ना हो, है ना. Judicial wisdom does not necessarily mean that a person would be well versed and a specialist in every other form or knowledge. It is not possible.
ठीक है, तो अगर लेट्स से किसी और ही भाषा में कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको डिसाइफर करने के लिए ट्रांसलेटर बुलाना पड़ेगा। ठीक है, कोर्ट को या जजेस को नहीं आएगी वो भाषा। तो सीधी सी बात है, ऐसी सिचुएशन में अगर कोई एविडेंस है जो इस वजह से मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल है या किसी स्पेशल नॉलेज को कंटेन करता है, तो आप उस इंसान को बुला सकते हैं जो आपको डिसाइफर करने में मदद कर सके। ठीक है, तो ये जो चेंज है ये ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स ऑफ सेक्शन 39 में आ गया है, मतलब दिस सेक्शन इज नाउ सेक्शन 39। अब आता है सेक्शन 50 ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप। तो अगर रिलेशनशिप के ऊपर कोई डिटर्मिनेशन है, वेदर इफ कोर्ट वांट्स टू कंफर्म वेदर अ रिलेशनशिप एग्जिस्टेड और नॉट, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, बहन भाई, पेरेंट चाइल्ड, हस्बैंड एंड वाइफ, उस रिलेशनशिप के लिए उन लोगों को या उसके डिटर्मिनेशन के लिए उन लोगों की मदद ली जा सकती है जो कि उस रिलेशनशिप के बारे में जानते थे। तो वो लोग हो सकते हैं जो दे वर इन्वॉल्व इन फैमिली अफेयर्स, फैमिली डायनामिक्स में इन्वॉल्व थे। शादी का मामला है तो शादी अटेंड की थी उन्होंने, या अगर भाई बहनों के मामला है तो उन्होंने बच्चों को बड़ा होते हुए देखा था। एनी पर्सन हु वुड हैव नॉलेज of the existence of that relationship can be called to clarify the question. This is now contained in section 44 and that is it. ठीक है, बस चेंज जो हुआ है वो सेक्शन 82 84 भारतीय न्याय संहिता को लेकर हुआ है और यही चेंज है जो पूरे के पूरे चैप्टर 2 में किया गया है, पार्ट 2 में रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स में किया गया। आई होप आप सबको ये सब समझ आ गया है। बहुत जल्दी मिलेंगे, इनफैक्ट कल ही मिलेंगे शाम 5:30 बजे। देखना नहीं भूलिएगा और अपनी तैयारी को इसी तरह से करते रहिए। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर।